हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पे जो आज हम वीडियो लेके आए हैं, उस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आरएस 2018 मेंस में जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें अब तक क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए तो खासकर, और जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनसे भी एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल बोर्ड पूछता है और जवाब किस तरह से देने चाहिए। तो मुझे कुछ फ़ोन पर अभ्यर्थियों ने अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस भेजे हैं। यहाँ पर 15-20 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो चुके हैं, तो उनके बारे में मैं आपको एक समरी के रूप में बताना चाहता हूँ कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं या सवालों को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो इंटरव्यू में सवाल पूछे गए हैं पहला कैंडिडेट से, उन्होंने से सबसे बेसिक सवाल पूछा गया कि आपने 10th कहाँ से करी है और 12th कहाँ से करी है। तो 10th 12th तो ये सबसे पूछा ही जा रहा है, ये मान के चलिए। 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका जो पीजी है, इसमें जो सब्जेक्ट रहा है उस पर तो सवाल लगभग पूछे ही जाते हैं, ये तो मान के ही चलिएगा। मैंने पहले भी इंटरव्यू पर एक सीरीज़ बना रखी है, उसमें आपको बता रखा है कि इस तरह से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं 10th 12th को लेकर, ग्रेजुएशन को लेकर। और फिर इनसे पूछा गया हॉबी पर कि आपकी हॉबी क्या है, और हॉबी के बाद इनसे पूछा गया कि कवियों के बारे में बताइए। देखिए, उन्होंने हॉबी बताई होगी, अगर कविता राइटिंग, तो उनसे पूछ लिया गया कि कवियों के बारे में बताइए। फिर उनसे यहाँ पे अगला लिंक निकाल लिया गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताइए। और फिर उनसे पूछे गए महिलाओं पे प्रश्न ज़्यादा, क्योंकि वो एक महिला अभ्यर्थी थी। और लास्ट में उनसे प्रश्न पूछा गया कि अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। अब देखिए, यहाँ पर किस तरह से लिंक बैठाएंगे कि सब्जेक्ट पे नहीं पूछा। अब ये जो इंटरव्यू था ये हॉबी पे ही कंसंट्रेट हो गया। यहाँ पे हॉबी के बारे में पूछा, कवियों के बारे में, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो इस तरह से इंटरव्यू का कोई भी इस तरह से एक निश्चित परफॉर्मा नहीं होता कि आपसे यही पूछा जाएगा। जहाँ पे उनको इंटरेस्ट आता है, जहाँ लगता है कि आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, तो वहीं से वो शब्दों का चयन करके इंटरव्यू की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। चलिए, और बात बाद में करेंगे, पहले एक दूसरा इंटरव्यू और देख लेते हैं। यहाँ पर जो मुझे प्रश्न मिले हैं, इनसे पूछा गया है कि सबसे पहले तो वही 10th 12th आपने कहाँ से की। इसके बाद इनसे पूछा गया किस मुस्लिम शासक ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। मतलब यहाँ पर इनसे मुस्लिम शासक के बारे में पूछ लिया गया कि सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया, क्योंकि इनका इतिहास एक सब्जेक्ट रहा था, इसलिए इससे ये प्रश्न हुआ। फिर पूछा गया कि 4 बौद्ध संगीतियाँ यहाँ पे कौन सी थी। तो 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में पूछा गया। इसके बाद पूछा गया कनिष्क की शासन की मुख्य विशेषता क्या है। और इसके बाद इनसे पूछा गया इतिहास में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र पर बुक किसने लिखी थी। तो देखिए, चारों प्रश्न यहाँ पे शुरुआत में इनसे इतिहास के हुए, मुस्लिम शासक, कनिष्क, और अर्थशास्त्र पर बुक, और बौद्ध संगीतियाँ। तो यहाँ पर सारे सवाल इनसे इतिहास के हुए। उसके बाद इनका इकोनॉमिक्स पे सवाल हुआ कि इकोनॉमिक्स में इनसे पूछा गया कि तटस्थता वक्र क्या है। ठीक है, तटस्थता वक्र क्या है, इकोनॉमिक्स में इनसे ये सवाल पूछा गया। अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा है तो आप भी इसे पढ़ के जाइएगा। और उसके बाद उपभोक्ता अधिशेष क्या है, इनसे ये भी पूछा गया, कंज्यूमर सरप्लस। देखिए, ये इसीलिए पूछा गया क्योंकि इनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में। इसके बाद ज्योग्राफी था इनका तीसरा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इनसे पूछ लिया गया कि पृथ्वी के निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर कई एक सिद्धांत नहीं पूछा, और उन्होंने पूछ लिया गया जो भी इसमें प्रगति हुई है पृथ्वी के निर्माण को लेकर, जिन्होंने जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में बताइए। फिर इनकी हॉबी पे भी प्रश्न पूछे गए। इनकी चूँकि हॉबी थी डायरी राइटिंग, ठीक है, तो देखिए थोड़ी यूनिक हॉबी है। तो यहाँ पे उनसे पूछा गया कि डायरी राइटिंग के लाभ क्या होते हैं। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल इनसे पूछा गया कि इतिहास में सर्वप्रथम डायरी लेखन किसने किया। ठीक है, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया, इतिहास में सर्वप्रथम डायरी लेखन किसने किया। अब आपका अगर डायरी हॉबी है तो ज़रूर इसके बारे में सर्च कीजिए। देखिए, इन प्रश्नों को बताने का फ़ायदा ये है कि जो अभ्यर्थी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं लगभग 50% प्रश्न अगर सेम ही कैटेगरी के मिलते हैं तो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं कि यही प्रश्न आपसे दोबारा पूछ लिए जाए। तो इसलिए इनका आंसर आप अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, और नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके बाद इनमें पूछा गया कि चूँकि ये अजमेर से थे तो अजमेर क्यों प्रसिद्ध है। फिर उन्होंने दरगाह के बारे में बताया, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पूछा गया। और लास्ट में महिला सशक्तिकरण और कृषि के बारे में पूछा गया। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण और कृषि के बारे में तो सबसे ही पूछा जा रहा है, इसमें ये आप ध्यान रखिएगा।
ये पिछले अभ्यर्थी से भी पूछा गया था महिला सशक्तिकरण के बारे में, और कृषि से संबंधित मतलब क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, और इनसे पूछा गया कि आप किसानों की आय दुगनी कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल था। चलिए अगला अभ्यर्थी के इंटरव्यू में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इनसे पूछा गया कि 10th कहाँ से की है, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की। इनका एमए राजनीति विज्ञान रहा, और इनसे पूछा गया कि आपका आइडियल व्यक्तित्व कौन है। ठीक है, आपके आइडियल व्यक्तित्व कौन है। और नई शिक्षा नीति के बारे में पूछा गया, शिक्षा का अधिकार नियम, ठीक है, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के बारे में पूछा गया, आरटीई 2009। और फिर वापस वही कृषि पे सवाल उत्पन्न हो गया कि क्या नया कृषि कानून आने से क्या समाप्त हो जाएगा, क्या नेगेटिविटी आ जाएगी या क्या पॉजिटिविटी आ जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा मंडियों को सशक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, ये एक अच्छा प्रश्न था। राजस्थान सरकार के बारे में जब पूछा गया, राजस्थान गवर्नमेंट के मंडियों को सशक्त करने के प्रयास। और उसके बाद पूछा गया कि राजनीति और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पर दो सब्जेक्टों का इंटर रिलेशन तो पूछ ही लेते हैं, आपका जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसमें ये इंटर रिलेशन पूछ लिया जाता है। जैसे मेरा जब यूपीएससी का इंटरव्यू था तब यहाँ पे मेरा केमिस्ट्री और जो कि ज्योग्राफी में पीजी है, तो इन्होंने इन दोनों में इंटर रिलेशन पूछ लिया कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो इस प्रकार जो भी आपका कॉम्बिनेशन रहा है उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद पूछ के गया कि प्रस्तावना सुनाइए। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को पूरी बोल के सुनाइए। और सबसे पुराने राजवंश की कोई चर्चित घटना जो हाल ही में हुई है उसके बारे में बताइए। और भारतीय संविधान किन किन देशों से उधार लिया गया है, फांसीवाद और नाजीवाद में क्या अंतर है, राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य से संबंधित कोई दो योजना बताइए, सीएए क्यों चर्चा में है, शहरी क्षेत्र के बालक और ग्रामीण क्षेत्र के बालक की शिक्षा में अंतर क्या होता है, और राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में क्या प्रयास किए गए हैं। और लास्ट में पूछा गया कि दुनिया के वे देश बताओ जहां अभी भी राजवंश है। अब देखिए इनका जो इंटरव्यू था वो मुख्यतः पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड पे ही चला, यहाँ पे इनसे राजनीति संविधान के बारे में ही ज़्यादा पूछा गया। तो जहाँ पिछला इंटरव्यू आपका हॉबी पे रिलेटेड था, यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि इंटरव्यूअर कहाँ से पूछेगा। यहीं पे हम अगले इंटरव्यू को लेते हैं, और अगले इंटरव्यू में जो सवाल पूछा गया था उनसे पूछा गया था कि 10 12 तो वो पूछा ही जाता है। तो उनसे पूछा गया कि आप आरएएस क्यों करना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले इनसे बेसिक ही सवाल पूछ लिया गया जो हर अभ्यर्थी से शायद पूछा जा सकता है कि आप आरएएस क्यों करना चाहते हो। तो इन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा में मतलब प्रतिष्ठा की क्या लिखा है, एक मिनट, इन्होंने लिखा कि ये एक प्रतिष्ठा वाली जॉब है, साथ ही यहाँ पर पब्लिक सर्विस का मौका मिल जाता है। तो इन्होंने पूछा कि फिर आगे प्रतिष्ठा तो और भी सर्विसेज में होती है, एक टीचर की प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है। इस तरह से इनसे आर्ग्यूमेंट हुए। इसके बाद ये जोधपुर से आए थे तो इनसे जोधपुर के इतिहास के बारे में पूछा गया। इसके बाद इनसे पूछा गया कि वहाँ पर कुरंजा पक्षी आते हैं क्या, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको कुंठा होगी क्या। और पूछा गया एफआईआर क्या होती है और एफआर क्या होती है। ठीक है, ये पुलिस टर्मिनोलॉजी से शब्द संबंधित शब्द हैं, एफआईआर और एफआर। तो ये तो शायद आपको पता ही होगा। एफआईआर तो प्रारंभिक स्तर पर पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, और एफआर फाइनल रिपोर्ट होती है जो किसी को केस को क्लोज करने के बाद दी जाती है। और चालान क्या होता है, चार्जशीट क्या होती है। जोधपुर में एक आरपीएस अभी रिश्वत के बदले कुछ और मांगा था, क्या नाम था उनका, और उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया, उसे बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, क्या फ़र्क है दोनों में, रिटायरमेंट और बर्खास्तगी में। राजस्थान में डीएम और पंजाब के डिप्टी कमिश्नर, यूपी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में क्या फ़र्क है। और इस तरह से इनसे सवाल पूछे गए। और आपकी हॉबी कविता लिखना था तो एक कविता सुनाइए मोटिवेशनल, और इस तरह से जो कि पोइट्री थी तो इस पे सवाल पूछ लिया गया। चलिए अगले इंटरव्यू की बात करते हैं। तो अगले इंटरव्यू में यहाँ पे 10वीं 12वीं पूछा गया, और फिर उन्होंने से पूछा गया कि आपने एमए कहाँ से किया है। चूँकि ये पहले वीडियो थे, पूर्व वीडियो थे, इन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो इनसे अलग सवाल पूछे गए इनकी सर्विस से रिलेटेड कि आपको ACEM क्यों नहीं लगाया गया, आपके 5 वर्ष हो गया तो आपका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा इनसे सर्विस रिलेटेड ज़्यादा सवाल थे कि आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से बूस्ट करेंगे, और गांव में ब्याज दर क्या चल रही है, कितने रुपए सैकड़ा, ये हाई क्यों है, इसके लिए आप कम करने के लिए क्या प्रयास करेंगे, आपके फेवरेट कार्टूनिस्ट कौन हैं। ठीक है, और इसके अलावा पोस्को एक्ट के बारे में पूछा गया,
और आपको एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा गया, चूँकि ये तो पहले से ही वीडियो थे। इनसे पूछा गया कि अगर आप डीवाईएसपी हैं और आपका एसएचओ कहता है कि आपके बेटे का नाम निकाल दिया है तो आप क्या करोगे। मतलब उन्हें कहीं पकड़ लिया जाता है किस केस में और उसको बचा लिया जाता है उनके बेटे को, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। और महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है, स्मार्ट सिटी क्या होती है, विश्व विरासत स्थल राजस्थान में कौन से हैं, जंतर मंतर कहाँ है, जयपुर बम ब्लास्ट कहाँ हुआ, सिमी क्या है, जयपुर की स्थापना किसने की, पांडव राजस्थान में कब आए, कहाँ रुके, और सेट और स्लेट में क्या अंतर होता है, वीडियो क्या होता है। यहाँ पे इनसे पूछा गया वीडियो क्या होता है, वैकल्पिक शिक्षा क्या होती है, इनफॉर्मल शिक्षा क्या होती है। तो इस तरह से होलाष्टक क्या होता है और कितने दिन का होता है और कब से शुरू होता है। चूँकि ये वीडियो थे, देखिए इनसे किस तरह के सवाल पूछे गए, सर्विस से रिलेटेड तो पूछे ही गए, साथ में वे सभी सवाल भी पूछे गए जो एक आम अभ्यर्थी से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगले अभ्यर्थी का इंटरव्यू यहाँ पे भेजा है, चूँकि वो नागौर से थे तो नागौर से उनसे पूछा गया है कि नागौर की स्थापना किसने की। ठीक है, तो यहाँ पे नागौर की स्थापना के बारे में पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है कि नागौर राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में है, मतलब यहाँ पर राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में आता है, जो हमारे 4 भौतिक प्रदेश हैं। इसके अलावा महाराजा अमर सिंह कौन थे, नागौर उच्च भूमि क्या होती है, कुबड़ पट्टी क्या होती है, अजमेर नागौर वाला क्षेत्र, महाराजा अमर सिंह की छतरी कहाँ है, सांभर झील क्यों जानी जाती है, और नागौर का बगदरी गांव क्यों प्रसिद्ध है, बिजोलिया शिलालेख, नागौर दरबार। मतलब देखिए नागौर जिले से लेकर अब सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। इसलिए मेरे पूर्व सीरीज़ की जो इंटरव्यू की सीरीज़ है उसमें मैंने बताया है कि कोई भी एक टॉपिक पूरा इंटरव्यू को कवर कर सकता है, या तो आपका पीजी का सब्जेक्ट या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या आपकी हॉबी और या आपका जिला या आपकी पूर्व सर्विस जिस सर्विस में है, तो किसी भी एक टॉपिक पे पूरा इंटरव्यू खींच सकता है। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र के नाम क्या है, आप जहाँ पे आते हैं आपके वहाँ से एमपी कौन है, किस राजनीतिक दल हैं और आप किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। देखिए इस तरह के जब सवाल पूछा जाए कि आप किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, तब इसका जवाब आपको सीधा नहीं देना है किसी भी पार्टी का नाम बोल के। आपको हमेशा इस तरह से जवाब देंगे कि ये डिपेंड करता है कि चुनाव से पहले किसका घोषणा पत्र ज़्यादा रियलिटी के करीब होता है और ज़्यादा जन सुविधाओं वाला होता है और जन कल्याण वाला होता है, तो मैं उसी आधार पर अपने पसंदीदा दल का चयन करता हूँ। मेरी कोई परमानेंट चॉइस नहीं है राजनीतिक दलों के बारे में। तो इस तरह से आप थोड़ा जवाब को घुमा के दीजिएगा, कभी डायरेक्टली किसी पार्टी का नाम यहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आपके प्रधानमंत्रियों में से आपके सबसे पसंदीदा पीएम कौन से हैं, फिर से एक ऐसा सवाल है जिसमें उलझा सकते हैं, जिसमें कोई अगर वर्तमान पीएम का नाम ले या उससे पूर्व कार्यकाल के पीएम का नाम ले, तो इसे भी डायरेक्टली बोलने से बचना चाहिए। सभी पीएम के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बताना चाहिए और बता देना चाहिए कि हाँ, मुझे जिस दौर में जी रहा हूँ, अगर आपको वर्तमान पीएम पसंद है तो मुझे इनके काम देखने का मौका मिल रहा है, इसलिए मुझे ये पसंद है। और सब में अच्छी बात आपको बतानी चाहिए, किसी में भी कोई कमी नहीं बतानी चाहिए यहाँ पर। और इनसे ये भी पूछा गया कि आपके जन्म के वर्ष के समय भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आपके राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे। देखिए कितने सारे सवाल पूछ लिए गए सिर्फ एक सवाल पे कि अगर इनका जन्म 1985 का था तो इस समय देश के मुखिया कौन थे और राज्य के मुखिया कौन थे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस पर गौर कीजिएगा, इसको भी आप देख के जाइएगा आपके जन्म वर्ष के अनुसार। और इसके बाद इनसे पूछा गया, चूँकि ये नागौर से थे, तो ये धातु नगरी और औजारों की नगरी क्यों कहते हैं, वर्तमान यहाँ के जिला कलेक्टर और वर्तमान जिला एसपी क्यों कौन है, और वर्तमान में यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कौन है, मतीरे की राड़ कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, मकराना क्यों जाना जाता है, नागौरी बैल क्या होता है और नागौर किस संभाग में आता है। तो देखिए कितने सारे सवाल सिर्फ एक ज़िले से पूछ लिए गए। उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू को हम लेते हैं। तो नेक्स्ट इंटरव्यू यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा है, चूँकि हॉबी से ही रिलेटेड हो गया था ये नेक्स्ट इंटरव्यू। इसमें इन्होंने लिखा था कि कविताएं लिखना इनकी हॉबी है, तो यहाँ पे इनसे सवाल पूछा गया कि मधुशाला किसने लिखी और साहित्य में नोबेल किसे मिला है वर्तमान, और किसी कवि की कोई रचना सुनाइए और आपकी अपने द्वारा रचित कोई कविता सुनाइए और आपने जो कविता रची है उसका अर्थ बताइए। तो ये बड़ा अच्छी चीज़ होती है जब आपसे हॉबी पे इस तरह के प्रश्न कर लिए जाएं, क्योंकि आपका हॉबी के बारे में तो सारी पकड़ होती ही, आप तैयारी करके जाते हैं। तो इसलिए कभी झूठी हॉबी क्रिएट मत कीजिए क्योंकि आप फंस जाएंगे, है ना। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है
तो इंटरव्यू से 15-20 दिन पहले क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, उसमें इन्वॉल्व होइए, 2-4 घंटे उसके बारे में रिसर्च कर दीजिए, उसे अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाइए, तभी आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। फिर इसके बाद ये पूर्व सर्विस में हैं, चूँकि इनसे पूछा गया कि आपका जो विभाग है जहाँ आप सर्विस करते हैं उनके मंत्री कौन है, उनका नाम बताइए, आपके विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में बताइए, और इन योजनाओं से वाकई में क्या कोई लाभ मिला है जनता को, उनके बारे में बताइए। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रश्न हुए। फिर पूछा गया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में, फिर राजस्थान का लिंग अनुपात, भूमि विवाद को कैसे सुलझाओगे, उग्र भीड़ को कैसे शांत करोगे, आप आरएएस क्यों बनना चाहते हो, आईएएस क्यों नहीं बनना चाहते हो। तो ये देखिए, सभी इसमें ऐसा तो नहीं कह सकते कि सर मैं आईएएस नहीं बनना चाहता, केवल आरएएस ही बनना चाहता हूँ, ऐसा कोई कारण नहीं होता। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में आ रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि आप आईएएस नहीं बनना चाहते। ऐसा हो सकता है कि आपने प्रयास किया हो और आपको सफलता नहीं मिली हो, फिर भी आपका जो प्रशासनिक क्षेत्र में आने का एक जुनून था वो यहाँ पर आके सेटिस्फाई हो सकता है, यहाँ पर आप उस हद को, अपनी कमी को कुछ पूरा कर सकते हो। इस तरह से आपको जवाब देना चाहिए। फिर यहाँ पे पूछा गया इनसे चांद बावड़ी की विशेषता क्या है, जल स्वावलंबन अभियान क्या है, पंडित दीनदयाल के बारे में बताओ, और आपकी 2 कमज़ोरियाँ बताओ। अब देखिए वापस आपकी 2 कमज़ोरियाँ, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है कि आप अपनी अगर कमज़ोरियाँ बताने लगे तो कोई ऐसी कमज़ोरी मत बताइए जो प्रशासनिक क्षेत्र में आपको कमज़ोर साबित करे। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए कि कमज़ोरियाँ क्या है, तो बता दीजिए कि मैं दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, या फिर मैं थोड़ा कार्य करने में आलसी हूँ। इस तरह से आप थोड़ा जवाब दे सकते हैं कि मैं अपने डेली लाइफ में थोड़ा आलसी रहता हूँ, या दूसरों पे मैं जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कह देनी चाहिए। चलिए इसके बाद अगले इंटरव्यू को लेते हैं। अगले इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछी गई वापस, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, हॉबी, अब जीएसटी, नई शिक्षा नीति। देखिए वापस रिपीट हो रहे हैं इंटरव्यू के जो प्रश्न हैं। नई शिक्षा नीति, कृषि कानून, महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं, कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं, और भारत चीन विवाद, भारत पाक विवाद, चिकन नेक के बारे में पूछ लिया गया। और वापस उसी जोधपुर एसपी के मामले में सवाल पूछ लिया गया कि बर्खास्तगी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति में क्या अंतर होता है, और दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, और कोरोना गाइडलाइन और अर्धसैनिक बल के बारे में बताइए। तो इनसे पूछा गया इस तरह के सवाल। चलिए अगले इंटरव्यू को देखते हैं। अगले इंटरव्यू में यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उसके बारे में मैं बता दूँ। यहाँ पे इनसे पूछा गया कि कोरोना के बारे में, ठीक है, लॉकडाउन में जो कर्फ्यू लगा था उसके बारे में, और कोरोना के बारे में पूछा गया, कोरोना की वैक्सीनेशन के बारे में पूछा गया, वैक्सीनेशन लगाना अनिवार्य है या नहीं है ये पूछा गया, और वैक्सीनेशन के क्या लाभ हो सकते हैं, और क्या कोरोना की कोई परमानेंट वैक्सीन हो सकती है, क्योंकि ये प्रतिदिन अपना स्ट्रेन बदल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इनसे जो सवाल पूछे गए ज़्यादातर कोरोना पे पूछे गए। इसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू की हम बात करें तो यहाँ पर इनसे वापस नई शिक्षा नीति के बारे में सवाल पूछे गए, और यहाँ पर इसके अलावा इनसे 2017 में इन्होंने चूँकि अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, तो पूछा गया कि आप इतने साल क्या कर रहे थे। देखिए 2017 से तो कोई बड़ा कोर्स नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा टाइम गैप नहीं है, 2018 में तो एग्ज़ाम निकला ही था, तो इसकी तैयारी कर रहे थे। फिर कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका सर्विस में टाइम गैप ज़्यादा हो जाता है, जो 2012 से 11 से या 10 से तैयारी कर रहे हैं, उनसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आप इतने समय तक क्या कर रहे थे। तो कभी अपने आप को एकदम से एकदम खाली मत दिखाइए कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ आरएएस की तैयारी कर रहा था। आप बता दीजिए कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, आप किसी कोचिंग में पढ़ा रहे थे, आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे। तो इस तरह से आपको जब तक लक्ष्य नहीं मिला तब तक आप इस तरह से अपनी पॉकेट मनी की व्यवस्था कर रहे थे। इसका सब्जेक्ट चूंकि हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री से पूछा गया कि हिस्ट्री क्या होती है, प्रथम मुस्लिम आक्रांता। देखिए वही सवाल जो शुरुआत में पूछा गया था वही पूछा गया। मुगल शासकों का कालानुक्रम पूछ लिया गया है। अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ क्यों प्रसिद्ध हैं। जयपुर से थे तो जयपुर की एक पहाड़ी का नाम बताओ। जयपुर की सीमाएं किन जिलों से लगती हैं। एनसीआर क्या है, और अभी क्रिकेट का कौन सा मैच चल रहा है, और देसी बाजरा और आधुनिक बाजरा में कौन सा फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में टूरिज्म बढ़ाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, और पशुधन और जनसंख्या की गणना में क्या अंतर होता है। ठीक है, इनकी कंपैरिजन पूछा गया 1951 और 2011 को लेकर। तो इस तरह से इनसे इस तरह के सवाल पूछे गए। और भी कुछ सवाल पूछे गए इनसे कि राजस्थान की बंजर भूमि के बारे में बताइए, बजट के बारे में बताइए,
और आप किस क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनसे ये सवाल पूछे गए। इसके अलावा हम आगे के इंटरव्यू की बात करें तो देखिए यहाँ पे फिर से इनकी हॉबी थी योग। तो योग पे प्रश्न पूछा गया कि कौन सा योग करते हो, क्यों करते हो, नियमित योग करते हो या नहीं करते हो, भगवान कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है, गीता की रचना किसने की, गीता किस विषय के बारे में लिखी गई है, महाभारत किसने लिखी है, और फेसबुक व्हाट्सएप की तरह की जो जानकारी है रखते हैं, क्या फेसबुक व्हाट्सएप से आप अवगत हैं, इंजीनियरिंग का आरएएस में किस प्रकार उपयोग करेंगे क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, और आप कौन से गांव में रहते हैं, आपकी ग्रामीण क्षेत्र, आपकी शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्र में हुई है या शहरी क्षेत्र में, और उन दोनों में अंतर क्या है ग्रामीण और शहरी शिक्षा व्यवस्था में, और आरएएस बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं तक पहुँच कैसे उपलब्ध करवाएंगे। तो इस तरह से इनसे ये सवाल पूछे गए। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने सोशल मीडिया पे पूछा कि क्या आप जानते हो, और पूछा गया कि किस तरह से अवगत कराएंगे। तो देखिए आजकल का माध्यम जो सोशल मीडिया है वही माध्यम है जो हर व्यक्ति तक उपलब्ध है, तो वहाँ पर सरकारी योजनाओं का प्रसार किया भी जा रहा है वास्तव में, और इसी तरह से आप अपनी पहुँच को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा है इनका। उनका चूँकि हॉबी थी किताबें पढ़ना, तो इनसे पूछा गया कि आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, कौन सी फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका मूवी देखना भी इनकी हॉबी था, और पूछा गया कि कोई पसंदीदा फिल्म बताइए, इस फिल्म में क्या था, कहानी क्या थी, इस फिल्म के बारे में एक प्रसिद्ध गीत सुनाइए। फिर पूछा गया कि भारत में एक प्लेन हाईजैक हुआ था उसके बारे में बताइए, कहाँ प्लेन हाईजैक हुआ, कैसे बचाया गया। चूँकि इन्होंने नीरजा भनोत के बारे में जो मूवी थी उसके बारे में बताया था, तो वहाँ पर इनसे ये प्रश्न पूछा गया। फिर पूछा गया सीएए का विरोध क्यों हो रहा था, शाहीन बाग क्या है, राजस्थान की हेरिटेज साइट कौन सी है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, और हाल ही में इससे जुड़ा कोई मुद्दा बताइए अभी हाल ही में। और इनसे पूछा गया कविताएं पढ़िए कोई दो और उन्हें एक्सप्लेन करके बताइए, और भारत में गरीब तबके के बच्चों को भोजन नहीं मिलता है तो आप एक प्रशासन के रूप में क्या करेंगे, और आपके अधीनस्थ योजना क्रियान्वयन में आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे उनसे व्यवहार करेंगी। और इनके बाद पूछा गया आपने ग्रेजुएशन और पीजी में गिरावट का मतलब इनके जो अंक थे वो ग्रेजुएशन से पीजी में डाउन हो रहे थे, तो इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा था, और कौन कौन सी किताबें हैं और कौन कौन से फिल्म पुरस्कार हैं। चूँकि मूवी की हॉबी थी तो यही प्रश्न पूछ लिए गए सारे। इसके बाद अगले इंटरव्यू में सवाल पूछे गए कि किस भाषा को नहीं, क्या हिंदी भाषा को अंग्रेजी की तुलना में महत्व इसका कम होता जा रहा है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या करें, राजस्थानी भाषा को क्या मान्यता मिल सकती है संवैधानिक या नहीं मिल सकती, मिल सकती है तो क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, संस्कृत का विकास क्यों नहीं हो पाया, नई शिक्षा नीति, वापस वो कॉमन सवाल, शिक्षा एवं रोजगार पर शिक्षा, आपकी हॉबी क्या है, हिंदी दिवस के बारे में, मुगल कालीन राजस्थानी भाषा का इतिहास, और शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे इनसे ये सभी प्रश्न पूछे गए। इसके बाद अगले इंटरव्यू की बात करें तो इनसे अभी पूछा गया कि फार्मर की इनकम डबल कैसे कर सकते हैं, कृषि सुधार के बारे में क्या कर सकते हैं, बीज और खाद और उर्वरक इनमें जो वर्तमान सुधार हो रहा है और जो पुरानी ऑर्गेनिक परंपरा है कौन सी बेटर है, पशुपालन में नस्ल सुधार क्या होता है, कौन सी गाय ज़्यादा दूध देती है, वर्तमान चल रही क्रिकेट के बारे में पूछ लिया गया क्योंकि उनकी हॉबी भी क्रिकेट खेलना थी, और आप आरएएस क्यों बनना चाहते हैं। तो ये सवाल इनसे पूछे गए। तो देखिए इस तरह से सवाल रिपीट भी हो रहे हैं और कई नए सवाल भी आ रहे हैं जैसे जैसे नई हॉबी मिलती है। जैसे पूछा गया अगले इंटरव्यू में सवाल कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, संपर्क पोर्टल क्या है, ई मित्र क्या है, वेरीफायर और वैक्सीनेटर कौन होते हैं, क्या वैज्ञानिक आधार पे मास्क कोरोना को रोक सकता है, कोवैक्सीन क्या है, सी डॉट क्या है, डेटा सेंटर क्या है, राजस्थान में कौन सी श्रेणी का डेटा सेंटर है, महिला सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे, और ग्रामीण सुविधाओं का डिजिटलीकरण कैसे करेंगे, कुलधरा क्या है, अपने आप को एक में से एक के बीच में कौन से नंबर दोगे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया, एक से एक के बीच में कौन से नंबर दोगे। चलिए इसके बाद जो अगला है इंटरव्यू उसमें पूछा गया पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, ओटीटी क्या है, ओटीटी यहाँ पे जहाँ पे वेब सीरीज़ आती हैं आपकी, इसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है, इस पर पोर्नोग्राफी बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोकेंगे, वर्तमान में सूचना सहायक की जॉब थी और इनकी हॉबीज़ मूवीज़ थी, इसलिए इनसे इस तरह का सवाल पूछा गया। इसके बाद
वापस अगले इंटरव्यू पे आते हैं तो यहाँ पे पूछा गया एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, नई शिक्षा नीति बार बार पूछा जा रहा है, नई शिक्षा नीति, कृषि सुधार भी बार बार पूछा जा रहा है, पाश्चात्य और भारतीय समाज में अंतर, और इनसे पूछा गया कि समाज क्या होता है, क्या हम 5 लोग बैठे हैं ये समाज का निर्माण करते हैं, और आप चूँकि ये नेवी बैकग्राउंड से थे तो आपने नौसेना की नौकरी बीच में क्यों छोड़ दी, कोई ऐसी घटना बताइए जिसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी प्रदर्शित होती हो। तो इस तरह से इनसे सवाल पूछे गए। फिर इनसे पूछा गया पॉलिटिकल साइंस और इलेक्ट्रल साइंस में क्या अंतर होता है, और पूछा गया शेखावटी की कोई 3 विशेषताएं बताइए, सबसे ज़्यादा फौजी कहाँ से आते हैं, सिख कर्म परमवीर चक्र किसे मिला। फिर अगले इंटरव्यू से सवाल पूछा गया, चूँकि इन्होंने कॉमर्स में किया था पीजी तो इसलिए पूछ लिया गया कि ईएएफएम क्या होता है, भाषा व्याकरण में अंतर क्या होता है, भाषा का विकास पहले हुआ या व्याकरण का विकास, और राजस्थान का एक ऐसा मंदिर बताइए जो इंडिया में फेमस हो। इसके बाद अगले इंटरव्यू पे चलते हैं तो यहाँ पे पूछा गया इनसे सबसे क्रूर मुगल शासक कौन सा है, औरंगज़ेब का पूरा नाम बताए, और औरंगज़ेब का पूरा नाम इन्हें 2 बार बुलवा के पूछा गया और लिखवाया भी गया। चलिए बहुत सारे इंटरव्यू हो गए। फिर आपसे कुछ और इंटरव्यू और हैं वो भी शेयर कर लेता हूँ कि मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं जबकि नेहरू जी ने तो बड़ी मुश्किल से इन सब को स्थापित किया था, ऐसा करना क्या सही है या गलत है। तो यहाँ पे आपको एक संतुलित पक्ष रख के जवाब देना है, कोई भी किसी के फेवर में नहीं जाना है। इसके बाद आप कहाँ से आए हो, जिस ज़िले से आए हो, कौन सा हाईवे पकड़ के आए हो, और आपको बड़ी जल्दी थी सो अगले मेंबर को तो उन्होंने पूछा कि आपातकालीन व्यवस्था क्या होती है, तुगलक को पागल क्यों कहते हैं, इस टाइम लंदन का टाइम क्या चल रहा होगा, वैट क्या होता है, जयपुर का हेरिटेज रणथंभौर, इनसे बारे में पूछा गया। फिर अगले इंटरव्यू इनसे पूछा गया जीएसटी क्या होता है, मीडिया ट्रायल क्या होता है, मीडिया का एक तरफ झुकाव क्या होता है, नोटबंदी और इसका परिणाम क्या होता है, मीडिया ट्रायल को आप कैसे रोक सकते हो, पेट्रोलियम उत्पादों से क्या नेगेटिव इफेक्ट आता है, मोटिवेशन की मैस्लो थ्योरी से आप क्या समझते हो, और डायरी आपकी पर्सनैलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट करती है क्योंकि डायरी लिखना इनकी हो भी रही है, क्वेड क्या है, कौन कौन से देश शामिल हैं, यूएसए क्यों इसको इतना सपोर्ट कर रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आप एक आरएएस बन के भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हो, एक आरएएस अधिकारी में क्या क्या गुण होने चाहिए, और क्या मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को बंद कर देना चाहिए। तो फिलहाल इतने इंटरव्यू पे ही हम बात करेंगे, इसके बाद जो और भी इंटरव्यू होंगे मैं आपको बताऊंगा वापस अगले वीडियो में। तो मेन बात यही है कि जो मैंने पहले भी इंटरव्यू की सीरीज़ बताई है वही सब कुछ हो रहा है और उसी तरह से सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो वो इंटरव्यू की सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। और वापस मैं आपको रिवाइज़ कर दूं कि आपका जो भी 10th 12th का इसमें ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, हालांकि 10th 12th पे कम पूछा गया है इस बार, और पीजी और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा पूछा जा रहा है, इनका इंटरकनेक्शन पूछा जा रहा है, वहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। हॉबी को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए क्योंकि हॉबी होना और उस पर सभी प्रश्नों का आपको हल कर देना आपको बहुत अच्छे अंक दिला सकता है। हॉबी पे बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, कम से कम अभी तक जितने भी इंटरव्यू देखे 4 से 5 प्रश्न हॉबी पे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपको आपकी पूर्व सर्विस जिस सर्विस से आप आए हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और वर्तमान के जो मुद्दे हैं उसमें आप पढ़ के जाइएगा, कृषि विकास, महिलाओं के बारे में, और उसके बाद कोरोना वैक्सीन के बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो जिस तरह से क्वाड ग्रुप चल रहा है। आपके ज़िले की भी अच्छी इस तरह से तैयारी करके जाइएगा, आपके जन्म वर्ष के समय राजनीतिक मुखिया कौन थे उनके बारे में भी देख के जाइएगा। तो ये सभी सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं, और सवालों में आपको कोई जवाब देने में कठिनाई आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इंटरव्यू की अगली सीरीज़ में बताऊंगा आपको सेकंड चरण में कि और क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।